जैसा कि आज हम लोग देखने वाले नेशनल सिंबल्स के बारे में। नेशनल सिंबल्स, सबसे पहले बात करते हैं हम सिंबल्स की। सिंबल्स क्या होता है? सिंबल का मतलब प्रतीक या चिन्ह होगा। चिन्ह क्या होता है, जैसा हमें समझना होगा कि चिन्ह क्या होता है। चिन्ह और प्रतीक का मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं प्रतीक का मतलब उपमा, वह देखकर लोग उसे जान सके। जैसे धर्म का प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर, मर्यादा पुरुष का प्रतीक राम। एक प्रतीक बन जाता है और उसे देखकर लोग उपमा देने लगते हैं कि ये इसका प्रतीक है, ये इसका चिन्ह है, उसका वह पहचान बन जाए। सिंबल को समझने के लिए देखते हैं, जैसे सिंबल्स सत्य का सिंबल, तो सत्य का सिंबल कौन है? गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध सत्य का सिंबल है। महात्मा गांधी सत्य का सिंबल है, सत्य का प्रतीक है वो व्यक्ति। गांधी खड़े हैं, इसका मतलब समझिए कि सत्य खड़ा है। बुद्ध खड़े हैं, इसका मतलब कि सत्य खड़ा है। तो समझने की बात है कि सिंबल प्रतीक बन जाता है, चिन्ह होता है, वह उपमा बन जाता है। अब सिंबल कई प्रकार के होंगे। स्टेटियल सिंबल होगा, अपने गांव का भी एक सिंबल होता है। उसी प्रकार से राष्ट्र का सिंबल होगा, जिसे कि नेशनल सिंबल कहेंगे। तो आज हम लोग राष्ट्र, नेशनल प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए। ध्वज, ध्वज का मतलब क्या हुआ? फ्लैग, पताका। ध्वज का मतलब पताका। अब ध्वज आदिकाल से ही देश का एक गौरव का पहचान रहा है। बहुत सारे झंडे हैं, लाल, पीले, हरे, नीले, 3 रंग से मिला हुआ, 4 रंग से मिला हुआ, कई प्रकार के झंडे हैं और हर झंडे का अपना एक अलग प्रतीक है। तो भारत का जो प्रतीक है झंडा, वो कौन सा है? बिल्कुल सही है, तिरंगा होगा। ये जो 3 रंग से बना हुआ हमारे देश में पावन मौके पे जो लहरता है, यह पावन तिरंगा जो है, यही अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज है। तो अब आप समझ गए होंगे यह ध्वज कैसे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कैसे है। अब जैसे मैं मॉरिशस गया और मॉरिशस जाकर अपना एक ध्वज लहरा रहा हूं, तो मेरा ध्वज देखते ही लोग समझ जाएंगे कि ये बंदा भारत का है, मतलब मेरी पहचान है मेरा ध्वज। हमारे देश के खिलाड़ी जाते हैं खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो वहां पे क्या होता है, वहां अपना एक ध्वज लहरता है और उस ध्वज होता है, उससे पहचान होती है, अरे हाँ ये देश के लोग हैं, मतलब वो हमारी पहचान है, हमारा ध्वज, हमारा पताका। तो इस प्रकार से जो तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या चीज का? ध्वज का। अब कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो क्या कहेंगे हम लोग? ट्री कलर, तिरंगा। तिरंगा को ट्री कलर भी कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं तिरंगा के बारे में कुछ। राष्ट्रीय ध्वज तो हमारा क्या हो गया? तिरंगा। अब तिरंगा के बारे में कुछ जानेंगे, जैसे तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई क्या होता है। तो इसका लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो होगा 3:2 होगा। द रेशियो ऑफ
लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर इंडियन नेशनल फ्लैग इज 3:2। 3:2 का अनुपात होगा हमारे तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई का। अब 3:2 का मतलब क्या हुआ, इसको भी समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि लंबाई 12 मीटर है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 8 मीटर। कैसे? यदि लंबाई 12 हो गया और चौड़ाई x निकालना है तो आप निकाल सकते हैं 3x = 24, x = 24/3, 8 मीटर। चलिए इस प्रकार से आप एक सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देता हूं आपको कि यदि किसी तिरंगे की लंबाई 15 मीटर हो, यदि किसी तिरंगे की लंबाई 15 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। और याद रखिएगा यह तिरंगा भारतीय तिरंगा है, भारत का झंडा है। तो भारतीय तिरंगा जो है उसकी रेशियो क्या होगी, 3:2 होगी। उस हिसाब से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ तिरंगे की बात। अब इस तिरंगे में क्या है, बीच में एक होता है क्या सा, कौन सा चक्र होता है, अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र में क्या है, इसमें 24 तिल्लियां हैं और 24 तिल्लियां कुछ अपने अपने प्रतीक हैं। वो हर एक तिल्ली एक संदेश देता है हमको। तो इस प्रकार से नेशनल फ्लैग के बारे में अब आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सिंबल्स की ओर। अभी हम लोगों ने नेशनल सिंबल में फ्लैग पढ़ा, तिरंगा। अब सेकेंड हम लोगों को पढ़ना है एम्ब्लेम। और हमारा नेशनल एम्ब्लेम क्या होगा, राष्ट्रीय एम्ब्लेम क्या है, तो पिलर ऑफ अशोका, अशोक स्तंभ। अब व्हाट इज पिलर ऑफ अशोका, पिलर ऑफ अशोका क्या है, तो पिलर ऑफ अशोका जो है कुछ इस ढंग का चित्र है जिसमें कि ऊपर में 4 शेर बनाए गए हैं और यह स्टोन का, पत्थर का एक बना हुआ स्तंभ है। इस स्तंभ में क्या है कि हम लोगों को हमारे देश में सारनाथ एक जगह है जो कि बनारस सिटी के बिल्कुल बगल में है। तो वहाँ पर जब हमारे देश का राजा अशोक हुआ करते थे तो अशोक ने क्या किया कि एक मौर्य सिटी के राजा थे, वो मौर्य साम्राज्य के राजा थे। और उस समय उन्होंने अपना एक क्या बनाया था, स्तंभ बनवाया था, अशोक स्तंभ, जिसे कि आज भी हम लोग क्या मानते हैं, वो हमारा एम्ब्लेम है, नेशनल एम्ब्लेम के रूप में हम उसे याद करते हैं, जानते हैं। अब इसका जो बॉटम पार्ट है, सबसे नीचे का भाग है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। यहाँ सवाल ये होता है कि अशोक स्तंभ के ऊपर कौन सा वाक्य लिखा गया है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, अशोक स्तंभ के ऊपर कौन सा वाक्य लिखा गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और अब इसमें क्या है कि अशोक स्तंभ में कितने शेर के मुख हैं, तो इसमें 4 मुख है और चारों का डायरेक्शन अलग अलग है। 4 डायरेक्शन में इन शेरों का मुख बनाया गया है, 3 और एक पीछे साइड में। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, नेशनल एम्ब्लेम के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब यहाँ सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है,
सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्य की जय होगी, ऐसा सत्यमेव जयते, सत्य की जय होगी, सत्य की जय होगी। बिल्कुल। तो ये हमने क्या देखा नेशनल एम्बलम के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेशनल एंथम के बारे में समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने दो चीजों को देखा है। अब नेशनल एंथम हमारा क्या होगा? नेशनल एंथम क्या है? हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, पता है आपको? जन गण मन। ये जो हम लोग लगभग प्रायः हर विद्यालय में नेशनल एंथम का उद्घोष होता है प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में। तो जब प्रेयर असेंबली में हम लोग गाते हैं जन गण मन अधिनायक की जय है, तो अब उसके बारे में समझते हैं वो क्या चीज़ है? एंथम है, हमारे राष्ट्र का नेशनल एंथम है। ये भी हमारे देश का एक प्रतीक है। किसी देश में गए हम और कोई कहे कि आपके यहाँ का नेशनल एंथम क्या है, और हम कह देंगे जन गण मन, तो वो समझ जाएगा कि ये किस देश का बंदा है? भारत का, क्योंकि भारत का ही नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन है। तो हमारी पहचान है एक प्रकार से वह। और हम जब कभी आप लोग देखे होंगे क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच, IPL वगैरह, तो उन खेलों में जो बड़े पैमाने पर विदेश में होते हैं या देश में भी होते हैं, तो उसके शुरुआत में क्या होता है? अपने देश का एंथम को गाया जाता है, ताकि लोग समझ सके कि किस किस देश के बीच में यह मुकाबला है। तो नेशनल एंथम के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो हु इज द राइटर ऑफ आवर नेशनल एंथम? हु इज द राइटर ऑफ आवर नेशनल एंथम? किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है इसको। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने किया था। बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, और देश के एक ऐसा राइटर हैं जो कि 2 देशों का एंथम लिखे। आज उन्हीं का लिखा गया जन गण मन भारत में गाया जाता है, और उन्हीं का लिखा हुआ अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश में गाया जाता है। तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय एंथम के साथ में भारत का भी राष्ट्रीय एंथम को लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब देखते हैं इसके बारे में। तो क्या है इसमें? जन गण मन जो हम लोग गाते हैं वो केवल एक स्टेंजा होता है, केवल एक स्टेंजा हम गाते हैं, जबकि वो पूरी की पूरी 5 स्टेंजा में लिखा गया है। 5 स्टेंजा में लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जो हमारा राष्ट्रीय एंथम है, उसे कितने स्टेंजा में लिखा है? 5 स्टेंजा में लिखा है। अब यहाँ पर क्या है कि ये देश की यूनिटी के लिए लिखा गया है, ये देश की यूनिटी को दिखाते हुए लिखा गया था, और 5 स्टेंजा में इसे बनाया गया है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा था। अब इसके बारे में कुछ और जानेंगे। तो जबकि ये गाया जाता है तो उस समय की स्थिति सभी लोगों की सावधान की होती है। ऐसा नियम बनाया गया है कि जब भी नेशनल एंथम गाया जाए तो हम किस मुद्रा में खड़े रहें? सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। और इसको गाने का जो मानक समय है 52 सेकेंड है। 52 सेकेंड में इसे गाने का एक मानक समय बनाया गया है। तो अभी हम लोगों ने जाना किसके बारे में? नेशनल एंथम के बारे में जाना। अब कुछ और भी सिंबल्स हैं, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। जैसा कि हमारा नेशनल एनिमल होगा, बहुत ही कंफ्यूज का सवाल होता है। यहाँ पे आप टाइगर और लायन को चुनने में मुश्किल पड़ जाते हैं। नेशनल एंथम टाइगर होगा या लायन होगा? बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा, टाइगर ही होगा, लायन नहीं होगा। राष्ट्रीय पशु के रूप में जिसे हम मानते हैं, जो राष्ट्र का प्रतीक है, वह बाघ है, न कि शेर है, टाइगर है। टाइगर के बारे में भी कुछ जान लिया जाए तो यह एक जंगली जानवर है
और काफ़ी ही भयानक होता है, बिल्ली की प्रजाति का होता है और काफ़ी भयानक होता है। और इसे बचाने के लिए हमारे देश में कई सारे अभयारण्य बनाए गए हैं, कई सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं। जैसा कि एक नेशनल पार्क जहां मैं पिछले वर्ष गया था, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, तो बहुत ही मनोरम दृश्य था वहाँ का। तो ये बाघों की सुरक्षा के लिए केवल बनाया गया है। तो इस प्रकार से कई सारे प्रोजेक्ट टाइगर बनाए जाते हैं ताकि बाघों की सुरक्षा मिल सके और बाघ हमारे देश में अधिक मात्रा में रह सके। बाघ जो होता है, क्या होता है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। तो अब आप बाघ के बारे में परिचित हुए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। एक होता है हेरिटेज एनिमल। अब हेरिटेज एनिमल क्या होगा? तो हेरिटेज एनिमल हमारे देश का जो राष्ट्रीय हेरिटेज एनिमल है, नेशनल हेरिटेज एनिमल है, वो क्या होगा? वो होगा एलिफेंट, हाथी। हैव यू एवर सीन एलिफेंट ऑन द रोड इन द विलेज? हैव यू एवर सीन? ओके। तो अब हाथी को आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसे कब बनाया गया था? 2010 में, अक्टूबर 2010 में इसका चुनाव हुआ था। बहुत पहले से ये नहीं आता था। हम लोग जब बचपन में स्टडी करते थे उसमें हेरिटेज एनिमल नहीं चुना जाता था, लेकिन आज देश का एक राष्ट्रीय हेरिटेज एनिमल भी है जिसकी एलिफेंट को, जिसे हम जानते हैं। और नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। तो अब एलिफेंट के बारे में तो आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे। एलिफेंट अधिकतर भूरे कलर का होता है और ये खासकर हरी पत्तियों को खाता है। साथ ही में इसके पास एक लंबा सूंड होता है जो कि इसकी आकृति को सबसे अलग बनाता है। बाकी 4 पैर 2 कान तो सभी के पास होते हैं, लेकिन इसके पास एक सूंड जो होता है इसकी आकृति को क्या करता है? अलग कर देता है। अब नेशनल बर्ड की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो नेशनल बर्ड्स में क्या आएगा? हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, पीकॉक है। तो जो पीकॉक है, वो मोर जो होता है हमारे देश का राष्ट्रीय क्या है? पक्षी है। अब पीकॉक को राष्ट्रीय पक्षी तो बहुत पहले से ही माना जाता है और ये हमारे यहाँ का एक सिंबल है, हमारा प्रतीक है। और क्या चीज का? ब्यूटी और प्राइड का। पीकॉक जो होता है ब्यूटी, सुंदरता का और गर्व का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नेशनल सिंबल को देखा है। तो अब मोर के बारे में आप लोग जानते होंगे। मोर कैसा जंतु है? चौपाया है? नहीं भाई, मोर 2 पैर का पक्षी है और ये क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। और इसका जो कलर है, बिल्कुल बिल्कुल, और इसका जो कलर है मल्टी कलर होता है। विशेषकर इसमें ब्लू और ग्रीन रंग का ज़्यादातर दिखता है और ये काफ़ी मनोरम नृत्य करता है। मोर जब बादल छाते हैं आसमान में ना, तो इसके नृत्य को देखने के लिए बहुत भीड़ जुट जाती है। बहुत ही सुंदर नृत्य करता है और इसीलिए इसे हम लोगों ने क्या माना है? अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी माना है। अब बढ़ेंगे आगे हम लोग, तो नेशनल फ्लावर को देखेंगे। तो क्या नेशनल फ्लावर रोज होगा? नेशनल बिल्कुल नहीं। तो नेशनल फ्लावर क्या होगा? लोटस होगा। बिल्कुल सही। तो लोटस को क्यों बनाया गया? क्योंकि लोटस का जो फूल है काफ़ी बड़ा और सुंदर दिखता है। साथ ही में ये हर जगह नहीं दिखता है, बहुत ही सुंदर जगह पर ये दिखता है। और कमल जो है वो डिफरेंट कलर्स का भी हो सकता है, जैसे कि पिंक हो सकता है, वाइट हो सकता है, लेकिन ये मर्सी एरिया में खिलता है। और ये सिंबल है क्या चीज़ का? प्यूरिटी का सिंबल है कि ये कैसे शुद्ध होता है। मतलब कीचड़ में भी कमल खिल जाता है, लोग इसकी उपमा देते हैं। तो ये क्या है? फ्लावर भी हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस है।
अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे नेशनल सॉन्ग क्या है। अच्छा ये बताइए मुझे कि जन गण मन क्या है? व्हाट इज जन गण मन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जन गण मन इन आवर कंट्री? क्या वैल्यू है उसकी? क्या है जन गण मन? नेशनल एंथम है। अब बात करें हम लोग नेशनल सॉन्ग की। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रगान तो अभी हम लोगों ने देखा, राष्ट्रगान क्या था? जन गण मन था। लेकिन राष्ट्रीय गीत क्या है? किसी को पता हो तो कमेंट कीजिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम, बिल्कुल सही। तो वंदे मातरम, आपने अच्छा कमेंट किया है हिमांशु। तो वंदे मातरम जो है हमारे राष्ट्र का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और इसका लेखक कौन है? वंदे मातरम का लेखक कौन है? बिल्कुल नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर तो जन गण मन का है। यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल वीसी चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो हमारे यहाँ क्या हैं? संगीत में जो हमारा राष्ट्र का नेशनल संगीत है, नेशनल सॉन्ग है, और उसका वो राइटर है वंदे मातरम। और जिस प्रकार से हमने ये बताया क्या कि हम लोग जो नेशनल एंथम है उसकी 5 भाग में से 1 भाग आते हैं, उसी प्रकार से नेशनल संगीत जो है हमारा, नेशनल सॉन्ग जो है उसके भी 4 भाग में से केवल 1 भाग आते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी ये है कि एक बार जब बंकिम चंद्र चटर्जी जेल में थे और उस समय इन्हें कहा गया कि आप देश का राष्ट्रीय गीत लिखिए राष्ट्र को एक करने के लिए। ये घटना 1950 की है, 1905 की है, 1905 की है, 1905 की घटना है। और उस समय जब वो जेल में थे तो उनसे कहा गया कि आप देश का राष्ट्रीय गीत लिखिए। तो उनके माइंड में कुछ गीत आ ही नहीं रहा था, तो वो बहुत परेशान थे गीत लिखने के लिए। और लास्ट टाइम में सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें कहा था कि देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जी, अगर आप गीत नहीं लिखते हैं इसका मतलब आप देशद्रोह कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर नाइट में काफ़ी मेहनत किया और एक संगीत लिख डाला, और ऐसा संगीत लिख डाला जो कि सीधा नेशनल सॉन्ग चुना गया। और उसकी 4 पंक्तियां में से केवल 1 पंक्ति हम लोग गा पाते हैं। ये संस्कृत में लिखा हुआ है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। ये जो मैंने कहानी कहा ये मैं किसी पत्रिका से पढ़ा हुआ कहानी कहा हूँ। इसे पहली बार स्वदेशी मूवमेंट में 1905 में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ और उस मूवमेंट में इसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि हमारा देश का राष्ट्रीय गीत था। अब बढ़ते हैं एक्वेटिक एनिमल की ओर। हमारे राष्ट्र का एक्वेटिक एनिमल क्या है जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल माना जाता है? अच्छा, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जलीय। जलीय। तो जलीय, बिल्कुल बिल्कुल जलीय। एक्वेटिक एनिमल क्या होगा? आप लोग क्या अंदाज है? एक्वेटिक एनिमल हमारे यहाँ गैंगेटिक डॉल्फिन को मानते हैं, और ये भी 18 मई 2010 को ही डिक्लेयर हुआ था। 18 मई 2010 को चुना गया था गैंगेटिक डॉल्फिन को हमारे राष्ट्र का नेशनल, क्या बोलते हैं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो अब हम लोगों ने राष्ट्र के बहुत सारे प्रतीकों के बारे में जाना है, जंतु के बारे में जाना, जलीय प्राणी के बारे में जाना, पक्षी के बारे में जाना, संगीत के बारे में जाना, गान के बारे में जाना। तो अब आप इन्हें याद कीजिए और इनके बारे में और अधिक से अधिक सर्च करके आप नोटिस कीजिए। तो आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया। मिलते हैं कल फिर 8 बजे।